नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महवी सिद्दीक। ज़ैनी आईने में से खुद को देखता पाकर जुज़बुज़ सी हो गई। घबराहट के बायस हेयर ब्रश इसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। कमरे की साकत फ़िज़ा में अचानक शोर की गूंज ने अज़लान को सख्ते से बाहर निकाला। अब वो खुजल तासरात समेत थोड़ा नीचे झुका और फिर शूज़ उतारने के बाद स्लीपर्स को पाँव में अड़स लिया। वो अभी तक रात के पैंट कोट में ही मलबूस था। इसने अपने कपड़े तक चेंज न किए। अजहद परेशान होने की वजह से वो वैसे ही बैठा रह गया। रात को न जाने कब सोचते सोचते इसकी भी आंख लग गई। इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा ना हुआ। अब आप ठीक हैं? अज़लान ड्रेसिंग रूम से अपने कपड़े लिए वॉशरूम में जाने लगा तो इसको एक नज़र देखते पूछे बिना रह ना सका। इसके जवाब में ज़ैनी ने फ़ौरन जी कहकर इस बात में सर हिला दिया। अज़लान इसके चेहरे के तासरात को पहले की निस्बत थोड़ा पुरसुकून देकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद अज़लान भी तैयार हो गया और फिर वो दोनों निचले फ्लोर की जानिब चल दिए। आप कल रात के वाक़े का जिक्र किसी से मत करिएगा, वो मैटर मैं खुद संभाल लूँगा। अज़लान ने ज़ैनी को रात की निस्बत काफ़ी पुरसुकून पाया तो नरम लहजे में गोया हुआ था। जी ठीक है, ज़ैनी ने जवाब में भरपूर फरमाबरदारी का मुज़ाहरा किया तो बेख्तियार ही अज़लान को ज़ैनी का रात वाला रूप याद आ गया जब वो इसके साथ ज़िद बांध कर बैठ गई थी और फिर इसने ज़बरदस्ती इसे अपने हाथ से खाना खिलाया था। ये सब सोचते हुए अज़लान के घनी मूंछों तले खूबसूरत नाभी होठों पर हल्की मुस्कुराहट ने जगह बना ली, जिसे वो जल्दी से कंट्रोल करता हुआ लाउंज में आ गया जहां आहिल और ऐनी भाग कर इससे लिपट गए थे। इससे मिलकर अब वो दोनों ज़ैनी से मिलने लगे थे। ज़ैनी इनको अपने साथ लिए बाकी सबको सलाम करते लाउंज में आकर बैठ गई। अब वो सब कुछ भूलकर बच्चों के साथ हल्की फुल्की बातों में हिस्सा लेने लग गई। इसके चेहरे पर रात के दुख का शाबा तक नज़र नहीं आ रहा था। शायद वो भी इस फैमिली में घुल मिल सी गई थी। यहाँ पर सब लोग इसका बहुत ख्याल रखते थे। आज हमने स्पेशली अज़लान भाई और ज़ैनी की पसंद का नाश्ता बनवाया। आयशा और जिमल ने मुस्कुराते हुए लाउंज में एंट्री मारी। इनके गर्म जोश अंदाज पर ज़ैनी खुशदिली से मुस्कुरा दी। मतलब हम तो एवं ही आए हुए हैं यहाँ पर, क्यों ज़ियान भाई? आलियान ने झूठा मुंह बनाते हुए कहा तो ज़ियान ने भी तायदी अंदाज अपनाते फ़ौरन सर को इस बात में हिला दिया। तो और क्या यार, वैसे हम थोड़ा पुराने हो गए हैं, ये लोग अभी नए नए कपल है ना, इसलिए अभी इनकी खातिरदारी हो रही है। ज़ियान के चुटकुले पर लाउंज में बैठे तमाम नफूस आहिस्तगी से मुस्कुरा दिए। ये देखें नाजरीन, सुपरस्टार अज़लान शाह के भतीजे ज़रार को देखिए, ये किस तरह बेरहमी से इस नौजवान को रात के अंधेरे में बुरी तरह पीटता जा रहा है। गौर से देखिए नाजरीन, हम आपको आज की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह कर रहे हैं। जो वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन्स पर चल रही है, इसमें पहले तो इस लड़के ने इस बेचारे को बेदर्दी से मारा, लोगों के हटाने पर कुछ दूर गया और फिर कुछ सोचते हुए लौट कर वापस आया और फिर से बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाने लगा। आपको बताते चले नाजरीन, अगर वहाँ लोग आकर मुदाखलत करते हुए इसको ना बचाते तो यह अमीर बाप की औलाद इस लड़के की जान लेकर ही दम लेता। जिस तरह आप टीवी स्क्रीन पर ये मंजर देख रहे हैं, हमने इस रात के वाक़े की सीसीटीवी फुटेज हासिल की और ये हम आपके सामने सारी हकीकत वाज़ा कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर सलमान अहमद इस लड़के की तिब्बी हालत के बारे में अभी आगाह करेंगे। बताइए सलमान अहमद, क्या नई रिपोर्ट सामने आई है? इस बारे में आगाह कीजिए हमारे नाजरीन को। ये कल रात का वाक़या, हमारी इतलात के मुताबिक कल रात अदाकार अज़लान शाह के घर वलीमे की तकरीब मुनक्कद की गई थी, जिसमें उन्होंने मीडिया को तो इनवाइट नहीं किया मगर उनके भतीजे ने मीडिया पर आकर उनका ये अमल बुरी तरह कारत कर दिया। नाजरीन, ये नाइट क्लब की पार्किंग की फुटेज है जिसमें ये लड़का ज़रार शाह इस लड़के की कार के सामने तनकर खड़ा रहा और फिर इसके काफ़ी मना करने के बावजूद एक इंच भी पीछे ना हटा तो एक आध बात के बाद ज़रार ने इसको बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। वहाँ पर मौजूद ऐनी शाहिदीन के बयान से यही पता चला कि इस नीली आंखों वाले लड़के ने ज़ुबान से कोई बात नहीं की, बस बुरी तरह मारता रहा और फिर अपनी कार लेकर वहाँ से चला गया। जी बहुत शुक्रिया सलमान अहमद आपकी इस रिपोर्ट का। आपने देखा नाजरीन, ये दौलत के नशे में चूर बिगड़ी हुई औलादें किस तरह बदमाशियाँ करके लोगों को डराती हैं, धमकाती हैं। हमारी इतलात के मुताबिक इस लड़के को सर पर काफ़ी गहरे जख्म आए मगर अभी तक इसे होश नहीं आया। जब इसे होश आया तो हम इस ज़ख्मी लड़के का बयान भी आपके सामने रखेंगे। वो न्यूज़ एंकर एक बार फिर से उसी ब्रेकिंग न्यूज़ को पढ़ने लगी तो आसमा बेगम ने रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया। सबके चेहरे इस वक्त हैरत के मारे लट्ठे की मानद सफ़ेद लग रहे थे। अज़लान भी इस वक्त अपनी पेशानी पर हाथ रखे शदीद दुख भरी कैफियत समेत बंद टीवी को ही देखे जा रहा था। ज़रार इस वक्त खाना खाने के लिए इधर ही आ रहा था कि टीवी पर अपनी फुटेज चलते देख बेतासुर अंदाज में वापस जाने लगा। जभी अचानक अफ़ान की सख्त गुसीली आवाज़ ने इसके बढ़ते कदम वहीं जकड़ लिए। ज़रार, ये सब क्या है? अफ़ान के सर्द लहजे पर ज़रार के बढ़ते कदम वहीं रुक गए। वजाहत देने के बजाय चेहरा फ़ौरन नीचे झुक गया।
ज़रार, आई एम आस्किंग यू, डैम आंसर मी। अफान के इस कदर सख्त लहजे पर भी ज़रार ने अपनी झुकी निगाहें ऊपर न उठाईं। ज़रार को अजहद खामोश पाकर अजलान आगे बढ़ा और अफान भाई को पुरस्कून करने के लिए इन्हें सोफ़े पर बिठा दिया। अफान भाई प्लीज़ आप यहाँ बैठे, मैं इससे खुद बात करता हूँ। अजलान ने फ़ौरन ज़रार को अपने कमरे में जाने का कहा तो वह धीमे कदमों से चलता कमरे की जानब चला गया। ज़रा ये सब कैसे कर सकता है अजलान, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है, क्या बनेगा इसका अगर इस लड़के को कुछ हो गया तो। अफान भाई मुस्तरब अंदाज में अपने बालों पर हाथ फेरने लगे। इस नाजुक सूरत हाल में अचानक ज़ियान की आवाज़ ने इन सब को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। अफान भाई कोई कुछ नहीं कर सकता, आप टेंशन ना लें। ये लड़का मुझे शराब के नशे में धुत दिखाई दे रहा है। मैं अभी पुलिस स्टेशन से जाकर इसकी मेडिकल रिपोर्ट निकलवाता हूँ। देखिएगा वो खुद फंस जाने के चक्कर में ज़रा पर कोई केस नहीं करेंगे। और रही बात मीडिया की, तो ये सब तो उनका रोज़ का काम है। आज नहीं तो कल सब लोग इस हादसे को भूल ही जाएंगे। आप लोग परेशान ना हो, मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ जाकर खुद बात करता हूँ। अफान भाई को तो ये बात सुनकर यकगुना सुकून महसूस हुआ। ज़ियान मैं भी चलता हूँ आपके साथ, शायद उधर कोई ज़रूरत हो मेरी। अजलान ने भी इसके साथ जाना चाहा मगर ज़ियान ने अजलान को इसके मुल्क के जाने माने एक्टर होने की निशानदेही करवाते हुए फ़ौरन नफ़ी में सर हिला दिया। मैं चलता हूँ आपके साथ। आलियान ज़ियान के मना करने के बावजूद ज़बरदस्ती इसके साथ चल पड़ा, जिस पर ज़ियान ने इसे ओके का साइन शो कर दिया। कुछ देर पहले सिकंदर शाह और आसमा बेगम भी परेशान अंदाज में सोफ़े पर बैठे हुए थे मगर ज़ियान की बात पर सभी थोड़ा रिलैक्स हो गए। ज़हनी आहिल और रैनी को शोर की वजह से बाहर ले गई थी। इसके पीछे ही जिमल और आयशा भाभी भी आ गईं। भाभी सब ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ज़रार तो ठीक है ना? ज़ैनी ने बच्चों को खिलाते हुए पूछा तो आयशा भाभी ने ज़ियान की बात बतलाई, जिस पर वो थैंक गॉड कहते हुए अपने रब का शुक्र अदा करने लगी थी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ज़लान भाई ज़रार से बात करने गए हैं, वो ज़रार को भी रिलैक्स कर लेंगे। जिमल ने ज़ैनी को तसल्ली दी और ख़ुद भी मुतमिन हो गई, क्योंकि इसे पता था ज़ियान सब मामला संभाल लेंगे। और रही बात ज़रार की, उसके लिए तो सिर्फ अजलान ही काफ़ी था। मामा हमें कराची जाना है, आप अपने जहन को अभी से तैयार कर लें। फ़ातिमा आमना बेगम के बालों में मसाज करने के बाद अब हेयर ब्रश से इन्हें सेट कर रही थी। कराची? लेकिन वहाँ क्यों फ़ातिमा? आमना बेगम का अंदाज़ सवालिया था। फ़ौरन घबराहट के आसार नुमायाँ होने लगे। इन्हें लगा शायद यहाँ फिर कोई इनके लिए नया मसला खड़ा कर रहा है। वो मामा आपके इलाज के लिए एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है। फ़ातिमा ने अस्पताल वगैरह का नाम बताया। जवाबन इसे आमना बेगम की परेशान ज़दा आवाज़ अपनी समातों में सुनाई दी। लेकिन क्यों बेटा, कराची से इलाज करवाना ज़रूरी है क्या? इधर के डॉक्टर की मेडिसिन ले तो रही हूँ, फ़र्क पड़ना होगा तो पड़ जाएगा। आमना बेगम अब दवाइयाँ खा खा कर थक चुकी थी। प्लीज़ मामा आप मेरे लिए चल रही हैं, ओके? फ़ातिमा ने हमेशा की तरह आमना बेगम को अपना हवाला दिया। फ़ातिमा जो पैसा कमाती हो सारा मुझ पर लगा देती हो। अब मेरी उम्र हो चुकी है, क्यों अपना वक्त और पैसा मुझ पर ज़ाया किए जा रही हो? आमना बेगम के लहजे में मायूसियाँ डेरे डाले हुई थी। मामा आपसे कितनी बार कहा है मुझसे ऐसी बातें मत किया करें प्लीज़। फ़ातिमा की आवाज़ शिद्दत जज्बात से रंग चुकी थी। आपके अलावा मेरा है ही कौन? आपको तो ज़रा भी मेरी परवाह नहीं है। फ़ातिमा अपने आंसू साफ़ करते धीमे लहजे में गोया। वो हमेशा हिम्मत से ही काम लेती थी मगर जब कभी आमना बेगम की ऐसी बातें सुनती तो फिर वो लाख चाहने के बावजूद भी खुद के असाब पर काबू नहीं रख पाती थी। इसीलिए तो कह रही हूँ अपना घर बसाओ, मेरी ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं कब आमना बेगम ने कई बार कही गई बात फिर से दोहरा दी। वो पिछले 5 सालों से फ़ातिमा को कह रही थी मगर फ़ातिमा मुसलसल नज़रअंदाज कर रही थी। मामा भरोसा तो किसी की भी ज़िंदगी का नहीं है। क्या आपको पता था कि वो हमें ऐसे छोड़कर चला जाएगा, जिसके साथ अभी और खुशियाँ देखने की दिल से तमन्ना की थी मैंने? फ़ातिमा ने आज कितने दिनों बाद आमना बेगम के सामने इसका जिक्र किया था, वरना वो कभी भी आमना बेगम के सामने इसका जिक्र अपने लबों पर न लाती थी, क्योंकि आमना बेगम इसका जिक्र सुनकर फ़ौरन परेशान हो जाया करती थी। आज तो वो अपनी बेटी को भी कोई तसल्ली ना दे सकी, इसलिए चुप साध ली। फ़ातिमा ने इन्हें अजहद खामोश देखा तो वहाँ से उठकर अपनी और आमना बेगम की ज़रूरी पैकिंग करने अंदर कमरे में चली गई। हैप्पी बर्थडे डियर, चमकीले मास्क पहनकर आती शमसा की फ्रेंड्स ने गले मिलते हुए इसे विश किया। जवाबन वो थैंक यू कहती आहिस्तगी से मुस्कुरा दी। आज काफ़ी दिनों बाद इसकी तबीयत कुछ बेहतर महसूस हो रही थी, इसीलिए सोनिया बेगम ने अख्तर साहब से पार्टी रखने का कहा तो वो भी शमसा की हालत को देखकर फ़ौरन मान गए, क्योंकि आज वो इतने दिनों बाद इसे काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहे थे। दूर खड़े इसको मुस्कुराते देखकर इनके दिल के कोने में एक सुकून की लहर दौड़ गई और फिर वो अपने दोस्त के साथ बातों में मसरूफ़ हो गए। यार ये सही मास्क वाला प्लान बनाया, बच्चों ने कोई पहचाना ही नहीं जा रहा। इनके कॉलीग ने हंसते हुए अख्तर साहब को मुहातब किया था। हाँ यार, बस आजकल के बच्चों की जो मर्ज़ी होती है वही करते हैं। अख्तर साहब भी अब मुस्कुराते हुए अतराफ़ में देखने लग गए। थोड़ी देर बाद सोनिया बेगम ने अख्तर साहब को आवाज़ दी तो वो दोनों शमसा के साथ मिलकर केक कट करने लगे। शमसा ने बारी बारी दोनों को केक खिलाया था। देखें डैड, जावी भैया आज इस खुशी के मौके पर भी घर नहीं आए। अगर यहाँ बड़े भाई होते तो वो मेरी इस खुशी में ज़रूर शरीक होते। शमसा ने अख्तर साहब के शाने पर सर टिकाए शिकायती अंदाज़ अपनाया।
इसे आज अपने बड़े भाई की बहुत याद आ रही थी। इसे याद करती वो पूनम आंखों समेत मुस्कुरा दी। अख्तर साहब फरते मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमते वहाँ से चले गए, क्योंकि इन्हें भी इस वक्त जावी पर शदीद गुस्सा आ रहा था। सब फ्रेंड्स खाने के लिए आगे बढ़े तो वो वहीं खड़ी खाली खाली निगाहों समेत सबको देखने लगी। तभी अचानक अपने ताक़ुब से किसी की जानी पहचानी आवाज़ सुनते वो अपने होंठों पर हाथ रखती डर के मारे बुरी तरह उछली। हैप्पी बर्थडे डियर। मास्कमैन आज फुल काले सूट की बजाय ग्रे पैंट कोट में मलबूस था। अपनी शानदार वजाहत और लंबे कद काट की वजह से वो इस पार्टी में सबकी नज़रों का मरकज़ बना हुआ था, मगर इसके चमकीले मास्क ने इसका चेहरा सबसे यकसर छुपा रखा था। शमसा औनकपन का भरपूर मुजाहरा करती अपने लबों पर बाएं हाथ की हथेली रखे शर्तर कैफियत में खड़ी हुई थी। ये मास्कमैन यहाँ भी आ गया, ये अल्फाज इसके दिल में चल रहे थे, मगर वो सकते के आलम में खड़ी ज़ुबान से कुछ बोल ही ना सकी, बस चुपचाप उसे तकती रह गई। इतना ज़्यादा मिस कर रही थी मुझे कि मेरे चेहरे से आंखें नहीं हट रहीं। मास्कमैन ने हाथों की चुटकी बनाकर नरम मुस्कुराती आवाज़ में इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो एकदम खुजल हुई और फिर बिना कुछ कहे सर झुकाए नीचे ज़मीन को देखने लगी। मैंने मास्कमैन की आवाज़ सुनकर शोर क्यों नहीं मचाया, हालांकि इतने दिनों से मैं इसी की वजह से तो इतनी परेशान रही हूँ। उसके ज़हन के पर्दे पर गहरी सोचों के साए एक साथ लहराने लगे। इतने दिनों तक वो इसके हवासों पर सवार रहा था, मगर वो अभी इसके सामने खड़ा था, लेकिन फिर भी वो इतना घबरा नहीं रही थी, या फिर शायद इसे भी अंदाज़ा हो गया था कि यह मास्कमैन इसको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये आपका गिफ्ट। मास्कमैन ने शमसा को अजहद खामोश पाकर अपना हाथ बढ़ाए रैप किया हुआ गिफ्ट शमसा की जानब बढ़ाया तो शमसा ने मैकानकी अंदाज में इसे चुपचाप पकड़ लिया। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बात के ज़ेरे असर ये सब कर रही है। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, हमेशा खुश रहा करें। हम आपका चेहरा ऐसे हंसता मुस्कुराता ही अच्छा लगता है। मास्कमैन के अल्फाज पर वो फ़ौरन होश में आ गई। इसे लगा इन अल्फाज ने इसके अंदर जैसे कोई रूह फूंक दी हो। वह एकदम इसके खुश रहने की बात पर चौंकती इसे साकत निगाहों से देखने लगी। आप मुझे इतना डरा कर रखते हैं, खुश कैसे रहूं? मास्कमैन जो इसको नरमी से कहते हुए अपने कदम वापसी के लिए आगे बढ़ाने ही लगा था कि अचानक इतने अरसे में पहली बार शमसा की आवाज़ सुनकर आहिस्तगी से मुस्कुराते पीछे मुड़ा और फिर बिना पलके झपकाए से देखने लगा, जो अभी भी इसे कन्फ्यूज़ निगाहों से ही देखे जा रही थी। इस वक्त इसके चेहरे पर हज़ारों शिकवे रकम थे। अगर आप अपना ख्याल खुद रखा करेंगी तो फिर मैं आपको कभी भी नहीं डराऊंगा। जब आप अपना ख्याल नहीं रखती तभी मुझे सख्ती करनी पड़ती है। मास्कमैन ने सरगोशी नुमा आवाज़ में इसके सवाल का जवाब दिया और फिर इसे एक नज़र भर कर देखने के बाद अपने अज़ली पूरा एतमाद अंदाज से चलता हूँ मेन हॉल से बाहर निकल गया। शमसा इस वक्त खूबसूरत रेड मैक्सी में नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। हॉल के अंदर गुप अंधेरा था, जगह जगह बिखरी स्पॉट लाइट्स हॉल के अंदर खूबसूरत चमक पैदा कर रही थी। वो मास्कमैन के दिए हुए गिफ्ट को एक कॉर्नर में रखती अपनी दोस्तों की जानब बढ़ गई, जो इसे कब से अपने पास बुला रही थी। आज इसे मास्कमैन से बिल्कुल भी डर नहीं लगा था, वरना जब जब वो इससे मिलता इसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। लेकिन आज पहले की निस्बत वो खुद को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। न जाने क्यों इसके चेहरे से अब हकीकी खुशियाँ यहाँ हो रही थी। सोनिया बेगम और अख्तर साहब इकट्ठे खड़े इसको मुस्कुराता हुआ देख रहे थे। आपने देखा अख्तर साहब, शमसा पहले से काफ़ी बेहतर लग रही है ना। मैंने बस इसीलिए ही आपको पार्टी रखने का कहा था। सोनिया बेगम को लगा कि वो पार्टी मिस कर रही है, इसलिए उन्हें आज पार्टी में आकर उन्हें लगा कि आज वो पार्टी में आकर खुद को काफ़ी फ्रेश महसूस कर रही है। अख्तर साहब भी उनकी इसकी बात पर आहिस्तगी से मुस्कुरा रही है, क्योंकि जो भी हुआ हो इन्हें ये अपनी बेटी अजीज़ा जान थी। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि इसकी तबीयत की खराबी और बेहतरी है किस वजह से। शमसा को खुश देखकर सोनिया बेगम फ़खरिया मुस्कुराते अपने इस फैसले को सराह रही थीं। आप नाराज़ हैं मुझसे? प्रीशे, जो कब से चुपचाप वली को ड्राइव करते हुए देख रही थी, अचानक सवालिया अंदाज में बोल उठी। क्योंकि पहले तो वो इसके बोलने का इंतज़ार करती रही, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि वली ज़्यादा देर चुप रह नहीं सकता। वो सारे रास्ते इससे बातें करेगा, मगर इसका इस कदर गुमसुम अंदाज इसे ठटकने पर मजबूर कर रहा था। वो अपनी सोचों से तंग आकर बिलाखिर खुद ही बोल उठी, क्योंकि अब इसे शिद्दत से महसूस हो रहा था। जब वो सारा बेगम के सामने एकदम घबरा कर उठी, तभी वलीद के चेहरे का रंग मुतगैर हो गया था। शायद वली को इस बात का बुरा लगा होगा, इसलिए कोई बात नहीं कर रहा होगा। प्रीशे के दिल से एक आवाज़ हवक बनकर उभरी। नहीं, मैं क्यों होगा नाराज़? वली ने बिना इसकी तरफ देखे खुश्क लहजे में जवाब दिया। प्रीशे इसके इस कदर संजीदा अंदाज पर कुछ पल के लिए इसे देखती रहेगी। फिर आप मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रहे? प्रीशे की आवाज़ रंधी हुई लग रही थी। बात करते हुए इसका हलक में आंसुओं का फंदा सा अटक गया। आपकी वजह से प्रीशे, कहीं मैं आपसे कोई बात करूं और आप मुझसे डर जाएं, और मैं ये हरगिज़ नहीं देख सकता। वली शदीद सदमे में था, क्योंकि इसने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं की थी कि कोई लड़की इससे डर कर दूर भागे। प्रीशे की इस हरकत ने इसे दुखी कर दिया था, या वो सिर्फ ऐसा पोज देने की कोशिश कर रहा था। आई एम सॉरी वलीद, मैंने आपको हर्ट कर दिया। आई एम रियली सॉरी। मैं तो प्रीशे ये कहते साथ अपना चेहरा हाथों में छुपाए आंसुओं समेत रोने लगी।
वली इसके शिद्दत से रोने पर गड़बड़ा गया। रिलैक्स यार प्रीशे, मैं तो मजाक कर रहा था। वली ने स्टेयरिंग घुमाते इसे नरम लहजे में तसल्ली दी। वली इसकी नमी से भरपूर आंखों से बमुश्किल निगाहें हटाते सामने रोड को देखते हुए ड्राइव करने लगा। वलीद प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझें, इस वीडियो के बाद से मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, इसलिए मैं किसी को भी कोई बात करने का मौका नहीं देना चाहती। प्रीशे ने आहिस्ता आवाज़ में अपनी घबराहट की असल वजह बता दी। वली को इसकी हालत पर शदीद दुख ने आन घेरा था। आई एम सॉरी यार, मैं तो बस आपको तंग कर रहा था, मगर आप तो बहुत ही रोंदू निकली। अगर आपकी जगह यहाँ जैनी होती तो उसने मेरे बाल खींच लेने थे, सच में। हाँ हाँ, वलीद ने माहौल को लाइट करने के लिए जानबूझकर जैनी का जिक्र किया, क्योंकि वो जानता था जैनी की बात इसको पुरस्कून कर सकती है, इसलिए फ़ौरन जैनी का जिक्र करने लगा। तोका के अन मुताबिक प्रीशे भी धीमे से मुस्कुराए बिना रह न सकी। गलती हमेशा आपकी ही होती होगी, इसीलिए वो आपके बाल खींचती है। प्रीशे ने फ़ौरन अपनी पूर्णम आंखें साफ करते धीमे लहजे में जवाब दिया। वो अपनी इस अनजाने में की गई हरकत पर खुद से भी शर्मिंदा थी, मगर अब वो वली का मूड ठीक करने के लिए ये बात कहने लगी थी। अच्छा भाई, आपको तो अपनी दोस्त ही सही लगेगी ना, मुझ बेचारे का पता नहीं कौन ख्याल करेगा। या अल्लाह, अब आप खुद ही देख लें इन जालिम लड़कियों को। वलीद ने लड़ाकों औरतों की तरह ऊपर मुंह करके दहाई दी। इसके बचगाना अंदाज पर प्रीशे कहका लगाकर हंस दिए। वलीद इसको यूं खुलकर हंसते देखकर खुश हो गया था। इसने जानबूझकर इससे किसी होटल में खाने पीने का नहीं पूछा था, क्योंकि वह जानता था शादी से पहले ये सब प्रीशे को हरगिज़ पसंद नहीं आएगा, इसलिए वो इसे इसके घर के सामने ड्रॉप करके वहीं रुका रहा। वो वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिला जब तक कि प्रीशे अपना गेट खोलकर घर के अंदर ना चली गई। इसके अंदर बढ़ते ही वो कार को लेकर वहाँ से चला गया। आज इसका इरादा कहीं और भी जाने का था, इसलिए फिलफौर वहाँ जाने की तैयारी करने लगा। ज़मान जो किसी काम से बाहर गया हुआ था, वापस आकर कमरे में अपना मोबाइल चेक करने लगा तो अजलान का मैसेज देखकर फ़ौरन चौंक गया। इसे कैमरों को ठीक करवाने के लिए कोई टेक्नीशियन चाहिए था, इसलिए वो रात को ही निकल गया। अब इसे अपनी लापरवाही पर बहुत अफसोस हुआ था, इसलिए वो अपना काम करने के लिए तकरीब के फ़ौरन बाद चला गया, मगर जल्दी में मोबाइल घर पर भूल गया। अब अजलान के मैसेज का नोटिफिकेशन ओपन करके ज़ेरे लब पढ़ने लगा, जो इसने लेट नाइट किया था। ज़मान, फ्रंट कैमरे से जो घर में दाखिल हुआ है उन सब की क्लियर पिक्चर्स लेकर जल्दी से मेरे पास आओ, बाकी का काम बाद में बताऊंगा। ज़मान अजलान का मैसेज देखकर बिना फ्रेश हुए सीसीटीवी रूम की तरफ चला गया। साथ साथ वो अजलान को भी मैसेज का रिप्लाई टाइप करके सेंड करने लगा। ओके सर, मैं अभी ये काम करता हूँ। एक्चुअली मैं रात से इन कैमरों को ठीक करवा रहा था, मोबाइल कमरे में भूल जाने की वजह से आपका मैसेज अब देख रहा हूँ। आई एम सो सॉरी सर। ज़मान ने अपने मैसेज लेट पढ़ने का बताकर माजरत की। वो शर्मिंदगी के बारे बार बार माजरत कर रहा था, क्योंकि उसे लगता था उसकी लापरवाही की वजह से सर को किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब वो खुद को कोसते हुए फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। ज़रार, आर यू ऑल राइट? अजलान ने कमरे का डोर नॉब आहिस्तगी से घुमाया और फिर कमरे में दाखिल होते हुए ज़रार से इसकी खैरियत दरियाफ्त की। वो इस वक्त संजीदा तासरात चेहरे पर सजाए खिड़की के शीशे के पार मनाजर देखने में महव था। जी चाचू, ज़रार ने बिना पीछे मुड़े वहीं खड़े खड़े धीमे लहजे में जवाब दिया। अजलान भी इसके साथ आकर वहीं खड़े होते हुए इसके कंधे पर हाथ रखे शीशे के पार के मनाजर देखने लगा। चंद लम्हे खामोशी की नज़र बीत गए। आई एम सॉरी चाचू, बट आज मैं अपने दिल की बात आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा। कुछ देर बाद ज़रार ने अपना चेहरा नीचे झुकाते अजलान को मुखातब किया, जो इसके साथ खड़ा इसके चेहरे के तासरात को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। पहले भी जब कभी वो डिप्रेस होता तो बिना किसी से कोई बात किए वो अपने कमरे में आ जाता। थोड़ी देर बाद अजलान इससे हल्की फुल्की बातें करके इसकी हर परेशानी को दूर करता और इसके दिल की हर बात अजलान और ज़िमन के अलावा और किसी को पता नहीं होती थी। अजलान इसकी संजीदगी से कई बात पर इसे बगौर देखने लगा। ज़रार अब खिड़की के पास से हटकर बेड के कॉर्नर के साथ जाकर मुस्तरब अंदाज में खड़ा हो गया। इसका सर अभी तक हनूज नीचे ही झुका हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे निगाहें चुरा रहा हो। ज़रार, क्या इस बात का ताल्लुक रात के वाक़े से? अजलान के चेहरे पर भी अब अजहद संजीदगी छा गई थी, इसलिए इसने बेतासुर लहजे में ज़रार से पूछा। उसके इस कदर दुरुस्त अंदाजे पर ज़रार एकदम गड़बड़ा गया। कैसा वाक़या चाचू? मैं तो रात की पार्टी में ही नहीं था। ज़रार हड़बड़ाहट के आलम में स्टडी टेबल पर बैठ कर सामने रखी बुक उठाए इसके सफ़ात उलट पलट करने लगा। रात को जो कुछ ज़ैनब के साथ हुआ, क्या तुमने वो सब अपनी आंखों से देखा था? कहीं इस बात का ताल्लुक इस लड़के से तो नहीं? अजलान ने ज़रार को हाथ से पकड़े अपने सामने खड़ा किया तो वो बेसाता नज़रें चुराने पर मजबूर हो गया। अजलान चाचू कैसे मेरे दिल की हर बात बिना कुछ कहे जान लेते हैं? ना चाहते हुए भी ज़रार की आंखों में हल्की सी नमी दर आई। ज़रार, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ यार, बताओ मुझे आखिर हुआ क्या था? अजलान के चेहरे पर सख्ती से भरे तासरात छा गए थे। इस वीडियो में ज़रार इस लड़के को बड़ी बेरहमी से मार रहा था। इसे इस वक्त ही शक हो गया था, मगर अब इसकी झुकी नज़रों ने इस पर सब कुछ किसी शफाफ आईने में नज़र आने वाले अक्स की तरह वाज़िया कर दिया था।
तुम मुझे ये सब बता सकते थे ज़रार, मैं खुद ये मामला हैंडल करता। तुमने अपनी लाइफ के साथ इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? तुम जानते भी हो अगर इस लड़के को कुछ भी हो जाता तो तुम्हारा क्या होता? अफान भाई तो जीते जी। अजलान ने इस वक्त ज़रार के बाजू पर हाथ रखा हुआ था, मगर अफान भाई का सोचकर इससे बात मुकम्मल ना हो पाई। आई एम सॉरी चाचू, बट वो ज़बरदस्ती उनका हाथ, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर ज़रार से हद दर्जा गुस्से के बायस कुछ बोला ही ना गया। अजलान को इस लड़के पर मज़ीद तप चढ़ चुकी थी। इसे रात की जैनी की अबतर हालत फिर से अपनी आंखों के सामने गर्दश करती महसूस हुई। उसकी सफ़ेद दोदिया रंगत खुद पर जब्त करने के चक्कर में सुर्खी माइल लगने लगी। वो सख्त गुस्से के बायस अपनी मुट्ठियां आपस में भींच कर रह गया। तुम सर सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करो, इस घटिया लड़के को तो अब मैं देख लूँगा। अजलान ने ज़रार को सख्त लहजे में टोक दिया। इसे इस लड़के पर भी शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से ज़रार बिला वजह मीडिया की नज़रों में आ गया। इसको मज़ीद देखने की ज़रूरत नहीं चाचू, मैंने इसे इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि कोई और से देख सके। ज़रार ने यह बात संजीदगी से भरपूर लहजे में कही थी, जिस पर बेख्तियार अजलान के होंठों पर धीमी मुस्कुराहट ने जगह ले ली, जिसे इसने फ़ौरन ज़रार से छुपा लिया ताकि इसे यह ना लगे कि अजलान उसकी इस हरकत पर इसे फेवर कर रहा है। वो ज़रार को हमेशा अपने बेटे की तरह ही ट्रीट किया करता था। वह हरगिज़ नहीं चाहता था कि ज़रार आइंदा ऐसी कोई भी हरकत करे जिससे इसकी अपनी लाइफ रिस्क में आ जाए। आइंदा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ज़रार, इस लड़के ने जो कुछ ज़ैनब के साथ किया इसको मैं खुद देख लूँगा। अब तुम इस मामले से दूर ही रहोगे। इज़ दैट क्लियर? अजलान ने इसे वार्न करते हुए इसे अपने साथ लगाया और आइंदा के लिए मोहतात रहने का कहा। जी चाचू, ज़रार ने आहिस्तगी से जवाब दिया। अजलान इसे अभी देख ही रहा था जब ही अचानक जैनी कमरे के अंदर दाखिल हो गई। वो यहाँ अजलान को बुलाने आई थी क्योंकि आसमा बेगम ने उसे बुलाने के लिए भेजा था, मगर यहाँ अधखुले दरवाजे से अपना जिक्र सुनकर वो वहीं शशदर कैफियत में घिरी खड़ी की खड़ी रह गई। अब जैनी को भी इस सारे मामले का इल्म हो चुका था कि ज़रार ने इसकी वजह से एक लड़के को बड़ी बेरहमी से मारा है। वीडियो में तो बस ज़रार दिख रहा था, इस लड़के का चेहरा वाज़ा नहीं हो रहा था, वरना जैनी तो फ़ौरन इस लड़के को पहचान जाती। मगर अब सारी बात सुनकर वो खुद को रोक ना सकी और अंदर आ गई। इसकी आंखों में तेज़ी से तैरती नमी किसी भी वक्त आंसुओं की सूरत में बहने को बेताब हो रही थी। इसके यूँ अंदर आने पर ज़रार और अजलान एकदम चुप हो गए। आपको कोई काम था ज़ैनब? अजलान ने जैनी से सरसरी अंदाज में इस्तफसार किया। आई एम सो सॉरी ज़रार, आई एम रियली सॉरी अजलान, मेरी वजह से आप दोनों की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे, प्लीज़ आप दोनों मुझे माफ़ कर दें। ज़ैनब ने अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए इनसे माजरत की। इससे शर्मिंदगी के मारे अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखा भी नहीं जा रहा था। वो बस बार बार अपने बाएं हाथ के पोरों से रुखसारों पर बहते आंसू साफ कर रही थी। ज़ैनब, आप अपने कमरे में जाएं प्लीज़। इसकी गाल पर बहते आंसू देखकर अजलान के दिल की हार्ट बीट एक लम्हे के लिए मिस हो गई। अजलान ने खुद ही से वहाँ से जाने का कह दिया, क्योंकि ज़रार अपनी नज़रें झुकाए बिना कोई रद्द अमल जाहिर किए बस चुपचाप इसकी बातें सुन रहा था। मैं बहुत बुरी हूँ, मेरी वजह से ज़रार को डांट सुननी पड़ी, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, सब मेरी वजह से प्रॉब्लम है। आई एम सो सॉरी। जैनी ने रोते हुए ज़रार के बाजू पर हाथ रखा और उससे माजरत की। इट्स ओके आंटी, आप ज़्यादा परेशान ना हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपकी वजह से। ज़रार ने जैनी को इस कदर बुरी तरह रोते हुए देखा तो इन्हें शर्मिंदगी से बाहर निकालना चाहा और ये अल्फाज कहते साथ वो खुद भी कमरे से बाहर निकल गया। अजलान उसके बुरी तरह हिचकिचाते और लरजते वजूद को देख रहा था, इसलिए धीमी चाल चलते हुए गहरा सांस भरकर इसके पास आ गया। रिलैक्स ज़ैनब, अब सब ठीक है। ज़रार को आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आप ये बात अपने जहन से निकाल दें। अजलान जैनी के थोड़ा करीब आया, फिर चंद फुट के फासले पर खड़े होकर इसे रसान से समझाया। जैनी बिना पलके झपकाए इसे यकटुक निगाहों से देखने लगी। मगर आपको तो हुई है ना? जैनी ने हकलाते लहजे में कहा और फिर से अपनी नज़रें शर्मिंदगी के मारे नीचे झुका लीं। अजलान गहरा सांस भरकर इससे अपनी निगाहें चुरा गया, मगर जवाबन कुछ न कह सका। अगर इस लड़के ने ज़रार पर केस कर दिया तो? जैनी ने डरते डरते पूछा, क्योंकि ये फ़िक्र इसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अगर ज़रार को इसकी वजह से कुछ हुआ तो वो इस गिल्ट के साथ कैसे ज़िंदा रह पाएगी? एक पल के लिए अजलान को इसका ज़रार के लिए फ़िक्रमंद होना अच्छा लगा था, इसलिए वो इसके झुके सर को देखते बेख्तियार धीमे से मुस्कुरा दिया। ज़रार ने इसे इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वो कोई केस कर सके। अगर वो खबीस थोड़ा बहुत छूट भी जाता तो बाकी का रहा सा कोटा मैं पूरा कर देता। अजलान ने इस लड़के की हालत को बखूबी देखा था। अजलान के अंदाज़ पर जैनी का दिल खुशगवार अंदाज में धड़क उठा। कुछ पल के लिए वो इसे साकत निगाहों से देखती रह गई थी। आप परेशान ना हो, मैं इस मामले को खुद हैंडल कर लूँगा, चले नीचे सब वेट कर रहे होंगे। अजलान ने इसका डरा और समय व चेहरा देखा तो इसको नरम लहजे में तसल्ली दी और खुद आहिस्तगी से इसका हाथ थामे निचले फ्लोर की जानब चल दिया। जैनी भी इसके तसल्ली में इस लहजे पर अब पहले की निस्बत काफ़ी मुतमईन दिखाई दे रही थी। इसने अपने आंसू बाएं हाथ की पूंछ से रगड़ कर साफ़ किया और अजलान के साथ साथ चलने लगी। इस पल इसे अपना आप अजलान के साथ बहुत महफूज तस्वर हुआ तो आहिस्तगी से मुस्कुरा दी। वो शुरू से ऐसी ही थी, जल्द परेशान हो जाने वाली
और जल्द ही मुतमिन हो जाने वाली। वो धूप छाँव का सा मिजाज रखती थी। अगर एक ही पल में बहुत ज़्यादा परेशान होती तो दूसरे ही पल में वो खुशी से झूम रही होती थी। इसकी ये खुशी तब दोहरी हुई जब ज़ियान ने सबको खुशखबरी सुना दी कि किसी ने ज़राअत पर कोई केस नहीं किया। इसलिए बेख्तियार इसने ज़ेरे लब कलमा तशक्कुर पढ़ा और फिर रिलैक्स अंदाज में सबके साथ खाना खाने लगी। मामा, आज हमें अस्पताल जाना है। मैंने डॉक्टर शिफा से अपॉइंटमेंट ले लिया है। फातिमा ने आमना बेगम को अस्पताल जाने के मुतल्लिक सारी डिटेल से आगाह किया। पिछले 2 दिनों से वो लोग कराची पहुंच चुके थे। यहाँ आकर उन्होंने होटल का एक फ़्लैट किराए पर ले लिया था। फातिमा ने तो अगले ही दिन हॉस्पिटल जाने का कहा, मगर आमना बेगम ने थकावट का कहकर टाल दिया। आज वो सुबह सुबह हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर शिफा की अपॉइंटमेंट ले आई थी ताकि आमना बेगम को ज़्यादा देर वेट ना करना पड़े, क्योंकि उनकी हालत भी तो अब ऐसी ना रही थी। वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। इस वजह से तो फातिमा ने आमना बेगम की एक ना सुनी और इन्हें लिए कराची के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने का सोचा। उसने इंटरनेट पर इस डॉक्टर के बारे में काफ़ी पढ़ा था। रिफ़त आपा ने इस डॉक्टर का रेफरेंस इसे दिया था, इसलिए इसने पूरी रिसर्च करके आमना बेगम को यहाँ लाने का फ़ैसला किया। उसकी परेशानी देखकर आमना बेगम भी चुप हो गई, वरना तो इनका घर से निकलने का भी दिल नहीं चाह रहा था। कितने बजे की अपॉइंटमेंट मिली? आमना बेगम ने नकाहत से भरे अंदाज में पूछा। बीपी और शुगर लेवल हद से ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। आज शाम 5 बजे की टाइमिंग मिली है। फातिमा ने सामने लगी वॉल क्लॉक पर निगाह दौड़ाते हुए आमना बेगम को टाइम बताया और फिर खुद नमाज़ पढ़ने चली गई, क्योंकि ज़ोहर की नमाज का वक्त हो चुका था। छोटी बेगम साहिबा, आपसे मिलने कोई वलीद साहब आए हैं। जैनी सबके साथ लाउंज में बैठी आसमा बेगम के साथ हल्की फुल्की बातों में हिस्सा ले रही थी। जब ही अचानक मुलाजमा के मुंह से वली का जिक्र सुनकर इसके चेहरे पर खुशी का एक जहां आबाद होता महसूस होने लगा। रियली आंटी, आपने वलीद ही कहा है ना? जैनी खुशी के मारे चहकते मुलाजमा से दोबारा कन्फर्म कर रही थी।